Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassallallahu-ala-nabiyyina-wa-sallam. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the difference between transitive and intransitive verbs. और ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं याद रखिए कि उनमें जो एक्शन होता है, क्योंकि वर्ब जो होता है वो किसी न किसी अमल को जाहिर कर रहा होता है, किसी न किसी एक्शन को जाहिर कर रहा होता है, तो उस एक्शन का कोई असर होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर जो वर्ब का असर होता है या एक्शन का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ जो है ना वो जाता है। ठीक है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें जो एक्शन का असर होता है वो सब्जेक्ट तक या उसके करने वाले तक महदूद रहता है, वो आगे जो है दूसरी चीजों के ऊपर मुंतकिल नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने दो एग्जांपल्स दी हैं। वी प्लेड बास्केटबॉल, तो वी प्लेड व्हाट? वी प्लेड बास्केटबॉल। अब आप ये भी देखिए कि जब हमने ये मालूम करना चाहा कि आया कि हमारा वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हमने वर्ब के साथ जो है ना क्वेश्चन बनाया, प्लेड व्हाट, तो व्हाट लगाया उसके साथ, तो हमें स्ट्रेट वे जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया कि वी प्लेड व्हाट के जवाब में हमें क्या मिला यहाँ पर? बास्केटबॉल, वी प्लेड बास्केटबॉल। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब इसके अंदर यूज हुआ है, वॉक्ड, तो वी वॉक्ड। अब वी वॉक्ड के बाद हम वॉक्ड से अगर हम कहते हैं कि वॉक्ड व्हाट, तो आगे कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है वी वॉक्ड कि हम चले। ठीक है, तो दैट मींस ये जो वर्ब है वॉक, इसका इम्पैक्ट जो है ये वी तक जो है वो महदूद है। लिहाजा ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और प्लेड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा जनाब, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो पहली बात ये कि जब आप वर्ब के साथ व्हाट लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको जो जवाब मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जब आप वर्ब के साथ whom लगाकर जवाब बनाते हैं तो आपको जो जवाब मिलता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आप देखिए, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि दीवान गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप। ठीक है, तो दीवान गेव व्हाट, तो व्हाट के जवाब में जो है आएगा जवाब लैपटॉप। ठीक है, तो लिहाजा लैपटॉप जो है वो यहाँ पर जैसा कि इंडिकेट किया गया कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दीवान गेव whom, किससे दिया उसने लैपटॉप? हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को। ठीक है, तो लिहाजा आप देखें कि जब आप वर्ब के साथ whom लगाकर सवाल बनाते हैं तो आपको आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यानी कि पता चलता है कि वो कौन सा है, और जब आप व्हाट लगाकर सवाल बनाते हैं वर्ब के साथ तो आपको अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। होपफुली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की भी आपको समझ आ गई होगी कि इनमें क्या फर्क होता है। तो लिहाजा अब यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी है और इसमें कहा गया है कि जरा वर्क इन पेयर्स एंड डिटरमिन इफ द इटैलिसाइज्ड वर्ब इन ईच सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके कि अगर वर्ब का इम्पैक्ट जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर उसके पास यानी कि उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और अगर नहीं जा रहा उसका इम्पैक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन पर या उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, बाकी की आप खुद कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सारा फाउंड द पर्स, सारा फाउंड व्हाट, तो हमें जवाब मिल रहा है फाउंड पर्स, तो लिहाजा ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, कि मैं इस्लामाबाद में रहा बहुत ही कम अरसे के लिए, लेकिन इस रहने का असर जो है वो किसी चीज पर हो नहीं रहा है सिवाय काम करने वाले के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो वर्ब है उसका इम्पैक्ट जो है वो सब्जेक्ट तक महदूद है, आगे नहीं जा रहा। अगर आप इन वर्ड्स की बात करते हैं कि इन इस्लामाबाद फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, तो ये बता रहा है कि वो कहाँ रहा, यानी कि ये वेयर का जवाब तो दे रहा है, आई लिव्ड वेयर, वेयर का जवाब तो दे रहा है, लेकिन ये व्हाट का जवाब नहीं दे सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है आई लिव्ड इन इस्लामाबाद जो है, तो ये इस्लामाबाद जो है ये आप यूं समझिए कि ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। ठीक है, और एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस जो है इनके बारे में हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं फ्रेजेस के हवाले से, तो उनको आप जरूर देखिएगा, उनमें भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की डेवलप हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि आई मेक एन एक्सीलेंट चिकन करी, आई मेक व्हाट
एन एक्सीलेंट चिकन करी। अब यहाँ पर देखें आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है, लिहाजा ये मेक जो है यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि नबील हर्ड अ लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो नबील हर्ड व्हाट, अ लवली सॉन्ग। ठीक है, तो जनाब इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि जब आपको व्हाट का या हुम का जवाब आपका वर्ब दे रहा है सवाल बनाने से, तो उसका मतलब है कि आपका वर्ब जो है उसके पास कोई नाउन या प्रोनाउन है जो कि बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और वो आपका फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, आई वेटेड फॉर एन आवर। अब यहां पर भी आप देखिए कि ये काम जो है वेट करने का, इसका इंपैक्ट जो है ये काम करने वाले तक यानी कि सब्जेक्ट तक जो है वो महदूद है। जहां तक फॉर एन आवर का ताल्लुक है तो ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है कि कितनी देर तक उसने ये काम किया, यानी कि फॉर हाउ लॉन्ग का तो जवाब ये दे रहा है, लेकिन व्हाट का जवाब आपको ये नहीं दे रहा है। तो लिहाजा ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आपका व्हाट या हुम का जवाब जो है नहीं दे रहा और इसके आखिर में जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा आप देखें कि सडनली द चाइल्ड वोक अप, अचानक बच्चा जाग उठा। तो द चाइल्ड वोक अप यानी कि अब यहां पर भी आप देखिए कि जो वोक अप एक काम है, एक एक्शन है, इसका इंपैक्ट या इसका असर जो है ये चाइल्ड तक महदूद है। बच्चे ने किसी चीज को जगाया नहीं बल्कि बच्चा खुद जागा है। ठीक है, तो लिहाजा क्योंकि ये इंपैक्ट जो है काम करने वाले तक महदूद है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहां पर। तो इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स जिसके आप अंदर जो है आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश ग्रामर की बुक है। ओके, और एक्सरसाइज नंबर 3 को देखिए। वर्क इन पेयर्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ सेम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो। तो यहां पर इन्होंने आपको वर्ब्स दिए हैं कुछ, और वर्ब्स जो होते हैं वो बैक वक्त ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। असल में उनका इस्तेमाल जो है उनको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बना देता है। ठीक है ना, अगर तो आप उनके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं, और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो वो फिर इंट्रांजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पर जैसा कि एक वर्ब है मूव, और ये लिखा है कि कुड यू मूव योर कार प्लीज। तो कुड यू मूव व्हाट, योर कार। ठीक है, तो यहां पर आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है कार, तो लिहाजा ये आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर जो है मूव जो है ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ओके, लेकिन आप इसको देखिए, द ट्रीज वर मूविंग इन द ब्रीज। अब यहां पर जो है जो मूव का असर है वो ट्रीज तक महदूद है। ठीक है, और ट्रीज कहां पर मूव कर रहे थे, तो ये वेयर का जवाब तो मिल रहा है, इन द ब्रीज, हवा में ट्रीज जो थे वो मूव कर रहे थे, लेकिन आपको व्हाट का जवाब यहां पर नहीं मिल रहा है। तो इंपैक्ट जो है एक्शन का वो सब्जेक्ट तक महदूद है, लिहाजा आपका ये यहां पर वर्ब मूव जो है वो इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। तो देखें कैसे एक ही वर्ब है मूव, लेकिन वो ट्रांजिटिव भी हो गया और इंट्रांजिटिव भी हो गया, सिर्फ उसका इस्तेमाल का डिफरेंस जो है उसको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बना देता है। उसी तरीके से आप देखिए यहां पर आपका ये वर्ब है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। तो हम कहते हैं कि आई स्टार्टेड अ बिजनेस, मैंने बिजनेस शुरू किया। आई स्टार्टेड व्हाट, अ बिजनेस। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर मैंने स्टार्ट को ट्रांजिटिवली यूज कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं द मशीन स्टार्टेड, मशीन शुरू हो गई या मशीन ने चलना शुरू कर दिया। अब यहां पर वर्ब स्टार्ट जो है उसका इंपैक्ट जो है वो मशीन तक ही महदूद रहा, जो कि उसका सब्जेक्ट है यहां पर, तो लिहाजा ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ। चेंज, चेंज का मतलब तब्दील होना भी होता है और तब्दील करना भी होता है। तो आप उर्दू में भी जरा जब वर्ब की आप ट्रांसलेशन करते हैं तो जब आप चेंज होना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी इंट्रांजिटिव ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और जब आप चेंज करना कहते हैं तो करने के लिए जो है, तो किसी चीज को जो है आप चेंज करेंगे ना, तो वो जो है ट्रांजिटिव ट्रांसलेशन होगी। तो अब आप देखिए कि आई चेंज्ड ड्रेस, मैंने ड्रेस चेंज किया। तो यहां पर आपके वर्ब का इंपैक्ट जो है वो आगे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरी चीज की तरफ। तो आई चेंज्ड व्हाट, आई चेंज्ड ड्रेस। लेकिन मैं कहता हूं कि ही चेंज्ड अ ग्रेट डील ओवर द इयर्स, कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज्यादा तब्दील हो गया। तो अब होना की सेंस में जो है चेंज यहां पर यूज हो गया, तो लिहाजा यहां पर जो है ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये जो छोटी सी बहस हमने की, ये भी आपको जो है मजीद इस कॉन्सेप्ट को और इस एक्सरसाइज को करने में मदद देगी। हमने यहां पर ये लिखा इसलिए नहीं कि आप खुद करेंगे जब तो आप ज्यादा सीखेंगे, लिहाजा प्लीज ये एक्सरसाइजेस जो हैं दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी इजी,
थोड़ा सा ज़हन इस्तेमाल कीजिए और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं उनके मुताबिक आप खुद इनको जो है कीजिए। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4 कहती है कि वर्क इंडिविजुअली, यानी कि हर बच्चा अलग अलग अकेला अकेला काम करेगा। ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ब्स इन मिडल used in both transitive and intransitive and Venn diagram other than list of verbs given in exercise 3 and 5। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमने बहुत सारे verbs आपको एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर दिए हुए हैं। तो इन verbs के अलावा आपने ऐसे verbs ढूंढने हैं जो कि both यानी कि ट्रांजिटिव भी हों और इंट्रांजिटिव भी हों। ठीक है, तो उनकी लिस्ट आपने बनानी है, ऐसे वर्ब्स जो कि ट्रांजिटिव भी हों और इंट्रांजिटिव भी हों। तो आप डिक्शनरी को देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब्स मिल जाएंगे जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हैं, या आप रीडिंग करेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जॉन वेन जो था एक ब्रिटिश लॉजिशियन था, यानी कि मंतक और फलसफे का माहिर इंसान, और उसने ये डायग्राम्स इस किस्म के जो है वो बनाने शुरू किए थे, जिसमें वो शो करता था इन डायग्राम्स के जरिए से ऐसी चीजों को जो कि जिनमें सिमिलैरिटीज हैं। तो इस किस्म के डायग्राम्स को जहां पर आप डायग्राम बनाकर जो है सर्कल्स के जरिए से जो है बताते हैं कि कैसे दो चीजें एक जैसी हैं, तो उन डायग्राम्स को आप वैन डायग्राम्स कहते हैं, और ये जॉन वैन जो कि फिलोसोफर था उसके नाम पर जो है ये रखा गया है। ओके, तो जनाब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वर्क इन पेयर्स, मेक सेंटेंसेस, पेयर्स में काम करें, मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 10 वर्ब्स, 10 जो हैं वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाइए गिवन बिलो। यहाँ पर जो है ये बहुत सारे वर्ब्स इन्होंने दिए हैं और वो कहते हैं कि इनमें से 10 जो वर्ब्स हैं उनको आप कम से कम अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उनमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आप यूज कीजिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आपको दी गई। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पहले जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हो और बाद में जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हो, और ऐसे भी हो सकता है कि आपने पहले जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हो और बाद में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हो। तो जब आप इस तरीके से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो सेंटेंस के अंदर जो है आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर आपको प्रेपोजिशन यूज करना पड़ता है बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मिसाल से ये बात आपको समझ में आएगी। आप देखिए कि माय मदर बॉट मी अ न्यू ड्रेस, मेरी अम्मी ने मुझे दिलाया एक नया ड्रेस। तो माय मदर बॉट मी व्हाट, अ न्यू ड्रेस। तो अब न्यू ड्रेस जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये बाद में आ रहा है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है whom, किसे दिलाया, मी, मुझे दिलाया। तो यहां पर जो है मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रेट अवे जो है आपके वर्ब के साथ आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं माय मदर बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर मी, तो अब आप देखिए कि यहां पर जब हमने आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जब वो बाद में आया तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको एक प्रेपोजिशन यूज करना पड़ा, फॉर मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जहन में रखिए कि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी कि मुख्तलिफ प्लेसेस पर लगाते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे, आखिर में लगाएंगे, तो फिर तो आपको जो है प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है पहले लगाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में लगाएंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको उससे पहले एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है मैं एक और मिसाल यहां पर दे देता हूं, जैसा कि लिखा हुआ है कि अवार्ड, तो ही अवॉर्डेड मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए इनाम दिए। तो अब देखें कि ही अवॉर्डेड मी, तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो लिहाजा आपने उसके बाद जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया तो वो बगैर प्रेपोजिशन के आपने लगा दिया। ठीक है, ही अवॉर्डेड मी 10 रुपीज, अवॉर्डेड व्हाट, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज आपका जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो आखिर में आ रहा है तो आपने अब यहां पर जो है प्रेपोजिशन नहीं लगाया। तो लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि ही अवॉर्डेड 10 रुपीज
तो फिर आप क्या कहेंगे, टू मी। तो देखिए कि यहां पर जो है अब आपको टू लगाकर जो है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आखिर में लगाना पड़ा। तो ही अवॉर्डेड 10 रुपीज टू मी। उसी तरीके से आप एक ये मिसाल भी देखिए स्टूडेंट्स, ही ऑफर्ड मी अ कार, उसने मुझे एक कार ऑफर की। ही ऑफर्ड मी व्हाट, अ कार। अब देखिए कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आखिर में आ रहा है, और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ रहा है, तो लिहाजा आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ही ऑफर्ड अ कार, तो फिर आप आखिर में अब लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब आप क्या करेंगे, अब आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, ही ऑफर्ड अ कार टू मी। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरीके से आपने ख्याल रखना है कि ये सेंटेंसेस तो आप बनाएंगे इन वर्ब्स के जरिए से, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे लगाया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पहले आ जाता है तो आखिर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के लिए प्रेपोजिशन लगाया जाता है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में आता है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में आता है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझी होंगी इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, और ये बहुत ही सिंपल आइडिया है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लाजमी है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।